अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी के सिलसिले में कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं। उसमें आप लोगों का रिस्पांस भी मिल रहा है और जो कि बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बस उसी ज़िमन में आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूं जिसमें आपको ये बताऊं कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जो इंप्रेशन है एग्जामिनर पर, वो आपका पेपर जो है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, जो कि आप एग्जामिनर के ऊपर डालते हो जिसने पेपर आपका चेक करना है। तो इस हवाले से पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, व्हाट शुड बी द प्रेजेंटेशन ऑफ योर पेपर टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, उस हवाले से आज कुछ गुजारिशात करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने नॉर्मली ये देखा है कि बड़े बड़े अच्छे बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, वो कुछ छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स की वजह से, जो कि अनइंटेंशनली वो कर जाते हैं, वो अपने 5 से 6 नंबर जो है वो कटवा लेते हैं और वो आके कहते हैं सर हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, 85 मार्क्स का 85 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो खुदा न खास्ता उनके नंबर जो है वो कम हुए होते हैं, 70s की लाइन में या 81 82 मार्क्स आते हैं। तो आइए आज हम जरा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि अच्छी प्रेजेंटेशन क्या होती है, किन पॉइंट्स को हमें फॉलो करना है अगर हमने अपना पेपर अच्छा प्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ बेसिक्स हैं और हेडिंग्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जब भी आपने पेपर देना है तो कुछ टूल्स होने चाहिए आपके पास। आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो उन टूल्स से भरा हुआ होना चाहिए। आपने किसी भी क्वेश्चन की जब मेन हेडिंग देनी है तो मेन हेडिंग के लिए 605 मार्कर यूज करें और सब हेडिंग्स के लिए 604 मार्कर, ब्लू कलर के मार्कर यूज करें। जो बच्चे मार्कर यूज करते हैं आपको पता है 604 605 ये मार्कर का जो कट वाले मार्कर होते हैं, ये उनका नंबर होता है। 605 थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड होता है एज कंपेयर टू 604 से। तो जब भी आप मेन हेडिंग दें वो 605 मार्कर यूज कीजिए और जब आपने सब हेडिंग देनी हो तो 604 मार्कर यूज कीजिए, कट वाला मार्कर यूज कीजिए। यहां पर मैं अभी एक बात बता दूं, आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे सर हम तो कट वाला मार्कर नहीं यूज कर रहे, हम तो शुरू से वो जो सिंपल मार्कर है वो ही यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग वो यूज कर रहे हो तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक दो दफा यूज करके देखो, अगर कट वाले मार्कर में आप कंफर्टेबल हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, तो आप प्लीज इस पर स्विच कर जाओ। अगर आप समझते हो कि आप इससे लिखने में कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर वो आप सिंपल मार्कर ही यूज करें। तो एनीवेज ये दो मार्कर होने चाहिए, 605 मेन हेडिंग के लिए, 604 सब हेडिंग के लिए। आपने ब्लू बॉल पॉइंट या पेन यूज करना है। आपने जो टेक्स्ट लिखना है, सारा जो भी आपने लिखना है, आपने ब्लू बॉल पॉइंट यूज करना है या ब्लू पेन यूज करना है, ठीक है। और ब्लू पेंसिल यूज करनी है डायग्राम और ग्राफ के लिए। मैंने नॉर्मली बच्चों को देखा है कि बच्चे ग्राफ इस तरह के मार्कर से बनाते होते हैं, 604 मार्कर से या 605 मार्कर से जो है वो ग्राफ बनाते हैं, या डायग्राम ऐसे मोटे मार्कर से बना रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडिया नहीं होता, बाज दफा किसी लाइन को बोल्ड करने के, किसी ग्राफ को बोल्ड करने के बाज दफा फिजिकल मीनिंग चेंज हो जाते हैं, उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है। आपको तो आइडिया नहीं होता लेकिन वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन चेंज हो चुकी होती है, तो उसकी वजह से आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई डायग्राम या ग्राफ बनाएं तो ब्लू बॉल पॉइंट यूज कीजिए, पेंसिल यूज करें। पेन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है बाज दफा डायग्राम या ग्राफ बनाते हुए लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, तो पेन यूज करने से बाज दफा जो है वो इंक जो है वो फैल जाती है, मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं, बैड इंप्रेशन जाता है। लिहाजा जब डायग्राम बनाए तो कोशिश करें अच्छे वाली आपके पास ब्लू पेंसिल होनी चाहिए, उससे आप डायग्राम बनाएं। और ये जो बातें मैं बता रहा हूं, अब ये भी बड़ी कॉमन सेंस है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, और ये आपके पास कोई 2 3 स्पेयर होनी चाहिए, ताकि अगर एक वक्त में कोई खराब हो जाए या खुदा न खास्ता ठीक यूज नहीं हो रही तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप दूसरी यूज कर लें। बिलखसूस पेन के मामले में मैंने कई दफा बच्चों को देखा है, ये बड़ी मामूली सी बात है कि बच्चे एग्जाम्स के करीब, जैसे कि अब तकरीबन हफ्ता 10 दिन रह गए हैं शायद, तो एग्जाम्स के करीब नया पेन खरीदते हैं। जब नया पेन खरीदते हैं तो उसका फ्लो अच्छा नहीं होता, तो इस तरह बिल्कुल उसके करीब करीब नया पेन खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो पेन आप ऑलरेडी फ्लो में यूज कर रहे हैं वही यूज कीजिए, ताकि आपका जो टाइम है टाइम वेस्ट ना हो।
हाँ, बैकअप के तौर पर अगर कोई आप नया पेन खरीदना चाहते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी जो यूज करना है तो वो आप कर लीजिए। घर से प्रॉपरली इंक फिल करके लेके जाएं, ठीक है, ताकि उधर खोल के दोबारा इंक ना फिल करनी पड़े। 2 पेन है, 3 पेन है, बॉल पॉइंट्स हैं, अगर पेन है तो पेन में प्रॉपर इंक फिल होनी चाहिए, तीनों में फिल होनी चाहिए, 2 है 2 में फिल होनी चाहिए, ठीक है। और ऑन अ सेफर साइड आप इंक पॉट भी साथ लेकर जाना चाहें तो ले जाएं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद पहला स्टेप क्या करना है, आपने आपको जो आंसर शीट मिले उस पर आपने मार्जिन लाइन लगानी है लेफ्ट साइड पर, और क्या कोशिश कीजिए मार्जिन लाइन 605 मार्कर यूज करके लेफ्ट साइड पर लगा दें। बाज बच्चे लेफ्ट साइड पर भी लगाते हैं, राइट साइड पर भी लगाते हैं, बाज बच्चे एक साइड पर लगाते हैं, ये शीट पे डिपेंड करती है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप लेफ्ट साइड पर मार्जिन लाइन लगाएं, और मार्जिन लाइन भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं देना, रीजनेबल मार्जिन के साथ आप जो खूबसूरत लगे आप मार्जिन लाइन लगा दें। मेन हेडिंग्स, जो भी मेन हेडिंग होगी वो आपने हमेशा लाइन के या शीट के सेंटर में लिखनी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें Q1 जो क्वेश्चन है वो आपके MCQs हैं, अब वो तो साइड पर हो गया। जैसे ही Q2 क्वेश्चन पर जाओगे वो सेक्शन 2 हो जाएगा, और Q2 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। तो आपने अगर सेक्शन 2 लिखना है या क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है तो आपने कोशिश कीजिए कि बिल्कुल आप पेपर के सेंटर में या लाइन के सेंटर में लिखें, ताकि बिल्कुल पहली नजर ही उसके ऊपर पड़े कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया या सेक्शन नंबर 2 शुरू हो गया। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो एक जनरली मैं आपको बताता हूं कि नेवर राइट होल आंसर इन अ सिंगल डेंस पैराग्राफ। शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल आंसर को पैराग्राफ, एक डेंस किस्म के पैराग्राफ में ना लिखें। क्या करें, ब्रेक इनटू डेफिनेशन और कोर फार्मूला। कोई भी चीज पूछी है, उसने कोई डेफिनेशन पूछ लिया, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन एक लाइन में या 1.5 लाइन में आए वहां पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। या कोई हर शॉर्ट क्वेश्चन का एक क्रक्स होता है, एक कोर फार्मूला होता है, कोर स्टेटमेंट होती है, उसको लिख के आप डॉट लगा दीजिए। उसके बाद अगर देखें उसमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज हो रहा है तो मैथमेटिकल फार्मूला लिखिए, और ये भी सेंटर ऑफ द लाइन में लिखिए। ये सब हेडिंग्स है, और सब हेडिंग्स के लिए आपने 604 मार्कर यूज करना है, ठीक है। मैथमेटिकल फार्मूला है तो मैथमेटिकल फार्मूला लिखिए और उसको सेंटर में लिखिए, ताकि बिल्कुल एक उसका वाजे तौर पर वो नजर आ रहा हो। उसके बाद उसके एसआई यूनिट्स लिख लीजिए, डायमेंशंस लिख लीजिए। ये ऑप्शनल है, डिपेंड करता है शॉर्ट क्वेश्चन पर कि आपको क्या है। बाज़ दफा शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे आते हैं उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होती है, उसमें कोर लाइन भी होती है, तो उनको हाईलाइट कीजिए। इसके बाद डायग्राम और एग्जाम्पल, ये बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। आप कोई डायग्राम बना दीजिए अपने कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है, अगर ये एप्लीकेबल है तो। ये 1 2 3 4 आपने पूरा शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखना। आप डेफिनेशन कोर फार्मूला लिखिए, एक लाइन में 1.5 में आ जाए उसको फुल स्टॉप कीजिए, उसके नीचे मैथमेटिकल फार्मूला लिखिए, उसके नीचे उसका यूनिट लिख दीजिए, उसकी डायमेंशन लिख लीजिए, और नीचे कोई एग्जांपल दे दीजिए। तो ये 3 4 आप चाहें तो इनकी हेडिंग्स बना लें, हेडिंग्स बनाएंगे तो बड़ा अच्छा जाएगा। तो ये 3 4 हेडिंग्स आप फॉलो करेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इस चीज को आपने जहन में रखना है। ये जनरल मैंने हेडिंग्स बताई हैं, जाहिर बात है बाज दफा शॉर्ट क्वेश्चंस की नौयत के चेंज होने से हेडिंग्स भी चेंज हो जाती है, लेकिन जनरली इसी तरह की हेडिंग्स होनी चाहिए। इसके बाद आपका जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन का बी पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स की भी कुछ की हेडिंग्स हैं। पहली बड़ी की हेडिंग है दैट इज गिवन डाटा, ये कोर हेडिंग है न्यूमेरिकल की। ऑल वेरिएबल्स विद सिंबल एंड एसआई यूनिट्स गिवन डाटा में मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जितने भी आपको वेरिएबल्स गिवन दिए होंगे उनके आप सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में यूज किए हुए हैं। हम देखते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर गिवन डाटा में उसने वेलोसिटी दी है तो बच्चे वेलोसिटी का सिंबल नहीं यूज करते, वेलोसिटी के पूरे स्पेलिंग लिख के आगे वैल्यू लिख देते हैं, एक्सेलरेशन के पूरे स्पेलिंग लिख के वैल्यू लिख देते हैं, मोमेंटम के पूरे स्पेलिंग लिख के आगे वैल्यू लिख देते हैं। अगर आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं ओके लिख दीजिए, फिर उसके साथ आगे उसका सिंबल भी लिखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात को समझाने के लिए आप लिख रहे हो मोमेंटम, अच्छा अगर आपने पूरे स्पेलिंग लिखे हैं लिख लीजिए, फिर आप उसका सिंबल भी लिखें और फिर आगे वैल्यू लिखें। सिर्फ मोमेंटम लिख के आगे वैल्यू लिखना ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है। सर इसकी वजह क्या है, क्योंकि बेटा आपने जो फार्मूला यूज करना है उसमें तो सिंबल है, उसमें तो पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखा हुआ ना, तो आप सिंबल यूज कीजिए और साथ उनके ऐसे यूनिट्स लास्ट में लिखिए। ये वो पोर्शन है जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स आके मिस्टेक कर जाते हैं, या तो ऐसे यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट स्किप कर लेंगे, या गिवन डाटा में ऐसे यूनिट नहीं होगा, कोई और यूनिट होगा,
मिसाल के तौर पर स्पीड का यूनिट दे देता है किलोमीटर पर आवर और आपको पता है उसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो आपने उसको कन्वर्ट करना ही करना है। मैथ्स का यूनिट दे देता है ग्राम में, आपको पता है उसका यूनिट किलोग्राम है, तो आपने कन्वर्ट करना ही करना है, ठीक है। तो उनको कन्वर्ट भी कीजिए ऐसे यूनिट्स में और सिंबल्स के साथ लिखिए। दूसरी हेडिंग टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? क्लियरली राइट व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग। ये क्लियर कट होना चाहिए, इसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर को फर्स्ट साइट में ही पता चल जाए कि बच्चा क्या कैलकुलेट करना चाह रहा है। फोर्स कैलकुलेट करनी है तो प्रॉपर फॉर्म में लिखिए, मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो प्रॉपर फॉर्म में लिखिए और आगे क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। थर्ड हेडिंग आ जाएगी सोल्यूशन, राइट फार्मूला। सबसे पहले जो आपने फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है, मोमेंटम फाइंड करना है, टार्क फाइंड करना है, आपने प्रेशर फाइंड करना है, जो भी करना है उसका फार्मूला लिखिए। उस फार्मूले में फिर जो गिवन डाटा में वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को यूज कीजिए और उनकी प्रॉपर कैलकुलेशन कीजिए बाय यूजिंग कैलकुलेटर। यहां पर एक बात याद रखिएगा, डोंट स्किप एनी स्टेप, डोंट स्किप स्टेप्स। स्टेप्स को स्किप ना कीजिए, एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशंस करते हुए कैलकुलेटर यूज कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आए उस आंसर को ब्लू मार्कर से बॉक्स कीजिए और उस आंसर को प्रेफरेबली आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। अगर वैल्यूज ज्यादा बड़ी आ रही हैं या वैल्यू छोटी आ रही हैं तो उस आंसर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, 10 रेज़ पावर प्लस माइनस जो भी होगा उस फॉर्म में लिखें और उस आंसर में भी आपने यूनिट का ख्याल करना है, ठीक है। और फिर रिजल्ट लिखिए। ये रिजल्ट बड़ा अच्छा इंप्रेशन डालता है। रिजल्ट क्या होगा बेटा, जो आपका टू फाइंड होगा ना वो ही आपका रिजल्ट होगा। मसलन हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है तो मैं कह दूंगा हेंस 4 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइंग ऑन अ बॉडी। मोमेंटम कैलकुलेट कर, सो द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज 20 न्यूटन सेकेंड। तो इस तरीके से आप रिजल्ट लिख देंगे। इसके बाद आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन की मेन हेडिंग आप देंगे 605 मार्कर से। मिसाल के तौर पर है जी, लॉ डिफाइन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की 605 मार्कर से मेन हेडिंग। फिर उसके बाद सब हेडिंग आ जाएगी उसकी, लेट से लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आ गया तो पहली हेडिंग आपकी क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट बन जाएगी। आपको पता है ना, कोई लॉ हो, लॉ है, कानून है या कोई प्रिंसिपल है तो उसके लिए वर्ड हम स्टेटमेंट यूज करते हैं, डेफिनेशन नहीं यूज करते। अदरवाइज हम डेफिनेशन, और डेफिनेशन के स्पेलिंग पूरे लिखिएगा। और ये डेफिनेशन नहीं होता, बच्चे स्पेलिंग DEFINATION कह देते हैं, दिस इज डेफिनेशन। ओके, पूरे स्पेलिंग लिखिए। कोई लॉ या प्रिंसिपल है तो स्टेटमेंट होगी। फिर उसके बाद वो कर लिखने के बाद दूसरी हेडिंग आ जाएगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिए। अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्राइव करना है तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। उसका फाइनल रिलेशन जो आपने ड्राइव करना है, आपको चूंकि आता है तो आपने पहले वो लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग भी दे सकते हो या डेरिवेशन की भी हेडिंग दे सकते हो। एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन की आपकी थर्ड हेडिंग आ जाएगी। और इसको नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्टार्ट कीजिए इस सेंटेंस के साथ, स्टार्ट विद इस सेंटेंस के साथ, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट of mass this one, of velocity this one, consider a fluid, let us consider we have a pipe, इस तरह let us consider we have a jar of gas, container of gas, beaker of gas। इस तरह की वर्डिंग डिपेंड करता है आप किस तरह के टॉपिक को डील कर रहे हो। तो एक्सप्लेनेशन के हेडिंग के बाद 2-3 लाइनें उसके बारे में लिखें। उन 2-3 लाइनों में उस सिस्टम को डिस्कस कीजिए जिसको आप ड्राइव कर रहे हैं, जिसके बारे में, और फिर डिस्कस करने के बाद बताइए, लिखिए नीचे लिख दीजिए एज शोन इन डायग्राम या एज शोन इन फिगर। फिर डायग्राम की सब हेडिंग दीजिए एक्सप्लेनेशन के नीचे और डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम बनाते हुए जो नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, डायग्राम को प्रॉपरली लेबल नहीं करते। डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से एहतियात करके, एक तो आपने कोशिश करनी है बेटा जो डायग्राम है वो ब्लू पेंसिल से बनाएं। पेन से बनाओगे तो बाज दफा वो इंक फैल जाती है, ठीक है। और जब डायग्राम बनाएं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लेबल भी करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है जी। डायग्राम बना ले, फिर डायग्राम बनाने के बाद फिर साथ उसमें आप कैलकुलेशंस करें और कैलकुलेशन से उसका जो फाइनल रिलेशन है जो आपने ड्राइव करना है वो ड्राइव कीजिए, जिसको आप रिजल्ट भी कह सकते हैं, और उसको फिर बॉक्स कीजिए। डेफिनेटली ये फाइनल रिलेशन जो है ये आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मैच करेगा जो हमारा टारगेट है, जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। शॉर्टली थोड़ा सा एंड पे ये भी बता दूं कि नॉर्मली बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं, चेंजिंग क्वेश्चन नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी अहम बात है।
स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिएगा बात, सेकेंड ईयर के बच्चे भी ये मिस्टेक कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते। चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चन को डील कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन को डील कर रहे हो, आपने उसकी नंबरिंग वो ही देनी है जो क्वेश्चन पेपर पे नंबरिंग है। मिसाल के तौर पर आप शॉर्ट क्वेश्चंस को डील कर रहे हो और शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, लेट्स से उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 2, ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें, और आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सबसे अच्छा आता है। आपका मेन क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, आपको उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 सबसे अच्छा आता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है तो मैंने इसको क्वेश्चन 1 कहना है, नहीं, आप क्वेश्चन 2 का जूज नंबर पोर्शन नंबर 3 कर रहे हैं तो इसकी सबसे बेहतरीन हेडिंग देने का तरीका ये है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए और ब्रैकेट में 1 2 3 ऐसे कर लीजिए। जैसे ही आप लिखोगे पता चल जाएगा कि बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 का जूस नंबर 3 का। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा लगा तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 का जूस नंबर 1 कर लीजिए। आप क्वेश्चन 2 साथ लिखना चाहें, बड़ा अच्छी बात है। अगर आप नहीं लिखना चाहते, इट्स ओके, सबसे ऊपर मेन हेडिंग के साथ क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिए और उसके नीचे फिर वो जूस सारे करते जाए, ठीक है। इन जूस की भी वही नंबरिंग होनी चाहिए जो आपके क्वेश्चन पेपर पर नंबरिंग है। नंबरिंग आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेंगे। मैंने चूंकि एक दफा बोर्ड की मार्किंग भी की हुई है तो नंबरिंग चेंज करने का ये नुकसान होता है। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 है, आप ये अटेम्प्ट कर रहे हो और आपने कह दिया दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि आप सबसे पहले यही कर रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्वेश्चन पेपर होगा, मैं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 देखूंगा, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्वेश्चन नंबर 1 से मैच नहीं करता, तो मुबैना तौर पर बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैं क्या करूंगा, मैं उसको क्रॉस लगा दूंगा और आगे मैं लिख दूंगा IR का मतलब होता है इररेलेवेंट। जो क्वेश्चन है आंसर उसके रेलेवेंट नहीं है, ये इररेलेवेंट है, तो इसका मैं 0 मार्क्स लगा दूंगा। तो लिहाजा नंबरिंग को चेंज करने से ये खुदा न खास्ता आपको नुकसान हो सकता है, प्लीज इस नुकसान से बचिएगा। इसी तरह अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। लेट्स से आप बी पार्ट पहले कर रहे हो, आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन 5 है, दूसरा 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, 1 2 3 4, फिर 9 है। आप कहते हो जी मुझे क्वेश्चन नंबर 8 सबसे अच्छा आता है और इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट है और बी पार्ट है। ओके, क्वेश्चन 8 पहले कर लीजिए। अब आप ये नहीं कहेंगे सर ये तो मेरा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैं कर, नहीं, आप क्या लिखेंगे, आप सिंपल सी हेडिंग देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे करके। अब ए पार्ट कर रहे हो तो ब्रैकेट में ए लिख दो, बी पार्ट कर रहे हो तो ब्रैकेट में बी लिख दो। तो इस तरीके से आपकी जो नंबरिंग है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर होनी चाहिए। ये बहुत अहम है, प्लीज इसमें मिस्टेक ना कीजिएगा। ओवर राइटिंग, बाज दफा बच्चे बहुत ज्यादा लिख देते हैं, बिलखुसूस शॉर्ट क्वेश्चंस के केस में। आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, आपने टाइम भी मैनेज करना है, तो कोशिश कीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन को 3 to 4 लाइंस में सम अप कीजिए, ठीक है। बाज एक्सेप्शनल केसेस में थोड़ा सा आप उसको बढ़ा भी सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 to 4 लाइंस में ही आपने वाइंड अप करना है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर वो वाइंड अप हो रहा है तो इससे ऊपर ना जाए। बाज दफा बच्चे पूरा पूरा पेज, आधे से ज्यादा पेज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन पर ही लगा देते हैं, तो उससे भी जरा अवॉइड कीजिए। ओवर राइटिंग करना भी कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, ठीक है जी। फिर इसके बाद स्क्रिम्बलिंग आउट मिस्टेक्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि बाज दफा क्या होता है बच्चा, कि उस बच्चे ने एक लाइन लिखी है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट सपोज, ये एक लाइन लिखी, उसको पता चल गया यार ये लाइन तो गलत लिखी है मैंने, तो अब वो क्या करता है, वो इसके ऊपर मार्कर घिसाई जाता है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह के निशान यूज करता रहता है। भाई ये ना करो बेटा, ये क्यों कर रहे हो, आपको कोई लाइन गलत हो गई है, इट्स ओके, उस लाइन के ऊपर मार्कर से, आपके पास जो 604 मार्कर है, ये 604 मार्कर ले लें या अपना इवन बॉल पॉइंट ले लें, एक क्लियर तरीके से नजर आ रहा हो, बस एक लाइन लगा दीजिए, बस ये कट कर दिया, ओके, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये लाइन उसने कट किया, जरा क्लियर हो,
मार्कर्स के लगा देंगे तो बड़ी बेहतर है, 604 मार्कर यूज कर लीजिए, या अगर आपके पास सिंपल मार्कर है तो वो मार्कर यूज करें, सिर्फ एक लाइन लगा दें, उसके ऊपर लंबे चौड़े वो जो है वो बेल बूटे बनाने की जरूरत नहीं है, उस पर टाइम वेस्ट होगा, ये ना कीजिएगा। फॉरगेटिंग यूनिट्स, ये भी बड़ी मेजर मिस्टेक। टेस्ट चेक करता हूं, पेपर चेक किए हुए हैं बच्चों की, ये बड़ी मिस्टेक्स होती है। यहाँ पर प्री बोर्ड पेपर हुआ है, दिसंबर टेस्ट हुआ है, उससे पहले भी हमारे जो मंथली टेस्ट होते हैं वो भी चेक किए हैं, बच्चे यूनिट्स नहीं लगाते, यूनिट्स भूल जाते हैं। बड़े बड़े अच्छे बच्चे, आपने पूरा न्यूमेरिकल ठीक किया है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, पूरा न्यूमेरिकल आपने ठीक किया, आपने किसी जगह पर एक दो जगहों पर यूनिट नहीं लगाया, आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो प्लीज दिस इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव पोर्शन कि जब भी आप गिवन डाटा लिखें तो गिवन डाटा में भी यूनिट्स लगाइए, और जब भी आप आंसर लिखें तो आंसर में भी यूनिट लगाइए। प्लीज इसको अवॉइड ना कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं, इसका भी ख्याल कीजिएगा। फिर जब दूसरी मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे, नॉर्मली क्या करते हैं, अगर कोई वेक्टर वगैरह ड्रा कर रहे हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर रहे हैं तो बच्चे लाइनें लगा देते हैं, एक्सिस ड्रा ही नहीं करते। भाई कैसे पता चलेगा ये एक्स है ये वाई है? आप नहीं ड्रा करोगे तो वो इसको भी एक्स समझ सकता है, इसको वाई समझ सकता है। तो एक्सिस को लाजमी लेबल कीजिए। आप वेक्टर बना देते हैं, बाज दफा एंगल बनाना होता है, आप एंगल बनाना ही भूल जाते हैं कि एंगल भी बनाना था, एंगल भी बना लीजिए। बुक में देखिए उसने थीटा यूज किया तो थीटा यूज करें, उसने फाई यूज किया तो फाई यूज किए करें। आपने जो डायग्राम बनानी है, शॉर्ट क्वेश्चन में बनानी है, लॉन्ग क्वेश्चन में बनानी है, इवन अगर किसी न्यूमेरिकल में डायग्राम है तो डायग्राम को प्रॉपरली लेबल कीजिए। तो बेटा ये कुछ चीजें हैं, मैं ये चाह रहा था कि मैं अपने स्टूडेंट से ये जरा डिस्कस करूं। आई एम वेरी होपफुल कि इनमें से बहुत सी चीजों का आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो प्लीज अभी भी टाइम है, कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए, थोड़ा सा गौर करके आप बड़ा इजीली जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। खुदा न खास्ता मैं नहीं चाहता कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो 85 मार्क्स वाली हो, लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से आपके 85 मार्क्स आने की बजाय 78 टू 79 या 75 तक मार्क्स हैं। तो प्लीज ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने तैयारी 85 मार्क्स की है तो अच्छी प्रेजेंटेशन से थोड़ी सी केयर करके यू विल डेफिनेटली गेट 85 मार्क्स। स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था आप लोगों के लिए। होप सो आपको अच्छा लगेगा। अगर किसी का कोई कमेंट हो, कोई बात पूछनी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।